हम लोग 133 सीआरपीसी जो पूर्व में थी, और जो अब कितनी हो गई आपका 152 बीएनएसएस, उस पर बात कर रहे थे। और आपसे कहा गया था कि 152 में 6 स्थितियां हैं, जिन 6 स्थितियों के उत्पन्न होने पर एक कंडीशनल ऑर्डर ये ड्रॉअप किया जाएगा। किसके द्वारा? उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा विशेषतया सशक्त है इस संबंध में, या उपखंड मजिस्ट्रेट ये है, या जिला मजिस्ट्रेट ये है। और उस सशर्त आदेश के माध्यम से, उस कंडीशनल ऑर्डर के माध्यम से वो आपको आदेशित करेगा कि या तो आप कंडीशनल ऑर्डर में जो काम करने के लिए आपसे कहा गया है या तो उसे करिए, और अगर आपका कहना यह है कि हम उस काम को नहीं करेंगे तो उपस्थित होइए और कारण दर्शित करिए कि आप वैसा करने को क्यों राजी नहीं हैं। आगे प्रक्रिया ये चलने वाली थी और इस संबंध में भी कुछ बात हुई थी। ये कहा गया था कि ये आदेश कहां होगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। कब होगा? जब पुलिस से उसे सूचना प्राप्त होगी कि इस प्रकार की स्थिति मौजूद है जिसके संबंध में वो कंडीशनल ऑर्डर पारित कर सकता है, तो ये तो वो खुद करेगा। तो फिर ये ऑर्डर उसने कंडीशनल पारित किया है, इस संबंध में उस व्यक्ति को सूचना मिलनी चाहिए जिसको कंडीशनल ऑर्डर संबोधित है। तो इसके लिए अगला सेक्शन आया था और उसमें कहा गया था कि सम्मनों की तामील के लिए जो तरीका पीछे लिखा गया है, जहां तक संभव हो इस आदेश की तामील उसी रीति से कराई जाए, जहां तक संभव हो। अगर असंभव हो रहा है तो फिर तामील के लिए कोई अन्य रीति भी उपयोग में लाई जा सकती है। और फिर सम्मन की तामील हो जाने पर, सम्मन की तामील मीनिंग देयर बाय, इस कंडीशनल ऑर्डर की तामील हो जाने के बाद वो व्यक्ति आएगा और आने के बाद दो काम कर सकता है। या तो उस काम को कर देगा जिसकी अपेक्षा उससे की गई है, और या फिर कारण दर्शित नहीं करेगा। यह भी कर सकता है कि आई ना। इन दोनों दशाओं में आदेश अंतिम कर दिया जाएगा। वो जो कंडीशनल ऑर्डर है अंतिम हो जाएगा, और अंतिम होने पर परिणाम क्या होंगे? ये पूर्व में 142 सेक्शन इसमें लिखा है। 142 है, 141 है पूर्व का, ठीक है। पूर्व का 141 होना चाहिए और अब 160 है कि आदेश अंतिम कर दिया गया है। तो प्रक्रिया क्या रहेगी? यानी आदेश अंतिम तो हो ही जाएगा जब आपसे अपेक्षा की गई, आप या तो आइए और कारण दर्शित करिए। अगर आप आएंगे ही नहीं तो फिर माना जाएगा कि आपके पास कोई कारण है ही नहीं, और अगर है ही नहीं तो आपका इंतजार लंबे समय तक किया ही नहीं जाएगा। आदेश अंतिम होगा, और आदेश अंतिम होने का परिणाम क्या निकलेगा? ये अब 160, पूर्व में 141 वहां लिखा हुआ है कि आदेश के अंतिम होने का परिणाम क्या होगा। आदेश के अंतिम होने का परिणाम यही होगा कि आपको आदेश में वर्णित काम अब करना ही होगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो बलपूर्वक मजिस्ट्रेट अपने आदेश का पालन करा लेगा, और उस आदेश के पालन में जो खर्च आएगा वो आपसे वसूला जाएगा। और उसे वसूल करने के लिए आपकी संपत्ति ये भी बेची जा सकती है,
और या फिर आप अपनी मर्जी से दीजिए, लेकिन देना पड़ेगा। जब आपसे अपेक्षा की गई तो या तो आते और कारण दर्शित करते हैं। आप खाली आ जाओ तो भी कोई दावत खाने तो बुलाया नहीं, तो आप खाली आ भी गए तो क्या होगा? आइए और कारण दर्शित करिए। हां, आप आएंगे और कारण दर्शित करेंगे या कारण दर्शित करने की इच्छा प्रकट करेंगे तो आगे कार्यवाही चलेगी। और आगे 137 या वर्तमान में 156। और हमने आपसे कहा था कि 137 इसका स्पेशल मतलब केवल और केवल 133 सबसेक्शन 1 से है। सबसेक्शन 1 में जो पहला खंड है उसी से इसका मतलब है। शेष 5 दशाओं से 137 का ताल्लुक नहीं है। और वर्तमान में जो सेक्शन 156 है इसके बारे में अगर बात करें तो जो वर्तमान बीएनएसएस का सेक्शन 152 है उसका जो सबसेक्शन 1 है उसमें जो पहली स्थिति वर्णित है उसी से सेक्शन 152 का संबंध है। बाकी वो सॉरी सेक्शन 156 का संबंध है, बाकी स्थितियों से धारा 156 का संबंध नहीं है। ये हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, ऐसा इसमें जो भाषा लिखी है उससे तय हो जाता है। क्योंकि यहां क्या लिखा है कि जहां किसी मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेंस या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन से कोई आदेश धारा 152 के अधीन किया जाता है। और ये जो स्थिति है ये 152(1) की है। ये इसका संबंध 152 में वर्णित अन्य दशाओं से नहीं है, क्योंकि 152(1)(b) आपका कोई व्यापार उपजीविका उसकी बात करती है। 152 खंडगा भवन का निर्माण या पदार्थ का व्ययन इसके संबंध में बात करती है। 152(1)(घ) किसी भवन या पेड़ इसके संबंध में बात करती है। और 152(1)(वा) खतरनाक जीव जंतु इसके संबंध में बात करती है। और 152(1)(4) जल किसी लोक मार्ग पर मौजूद किसी तालाब, कुएं या खाई यानी उत्खात इसकी बात करती है। तो इसका सीधा मतलब निकल आया है कि सेक्शन 156 में जो कुछ लिखा है वो उसे सीधे सीधे सेक्शन 152(1)(a) से रिलेट कर देता है। और यही बात हमने उस दिन बोली थी कि 137 पूर्व की जो सीआरपीसी की सेक्शन है उसका संबंध 133(1)(a) से ही है, इसके अलावा शेष 5 दशाओं से नहीं है। और ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कानून की दुनिया मेरी तो छोड़ो, स्वयं उच्चतम न्यायालय की बात की स्थिति बेयर के सामने कुछ भी नहीं। अगर स्वयं उच्चतम न्यायालय बेयर के खिलाफ कोई व्याख्या देगा तो बेयर इसी को माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को नहीं। कल उच्चतम न्यायालय यह कहे कि जो कत्ल करेगा उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय वो उच्चतम न्यायालय से हटाए जाएंगे, राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिलेगा। इसलिए कानून की दुनिया में सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि यहां बेयर ये सबसे ऊपर है। तो 152(1)(a) ये कह रहा है कि लोक मार्ग, नदी या जलसरणी जिसे विधिपूर्वक उपभोग में लाने का जनता को हक है, अगर उसमें कोई विधि विरुद्ध बाधा ये आपने पैदा की है तो फिर
धारा 152 के अंतर्गत कार्यवाही करने का हक उन मजिस्ट्रेट्स को प्राप्त होगा जिन मजिस्ट्रेटों का वर्णन धारा 152 में किया गया है। और 156 कहता है कि लोक मार्ग, नदी या जलसरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेंस या खतरे, इसका निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 152 के अधीन किया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है अपने समक्ष हाजिर होने पर, यानी पहले तो उसे समनों की तामील की रीति से उस कंडीशनल ऑर्डर को तामील कराया जाएगा, और तामील कराने पर अगर वो उपस्थित होता है किंतु कारण दर्शित नहीं करता या उपस्थित ही नहीं होता तो आदेश अंतिम ही हो जाएगा। 136 में हां उपस्थित होता है और कारण दर्शित करने का अपना मंतव्य यह दर्शित करता है, तब 137 की प्रक्रिया यह प्रारंभ होगी, या आप ये यूं कहें कि 156 की प्रक्रिया यह प्रारंभ होगी। यही वो कह रहा है कि अपने समक्ष हाजिर होने पर उससे प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है, और यदि वह ऐसा करता है तो धारा 157 के अधीन कार्यवाही करने के पहले उस बात की जांच करेगा। और यह बात केवल और केवल 152 वन ए के संबंध में है या पूर्व में 133 वन ए के संबंध में है, शेष 5 दशाओं के संबंध में यह बात नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे उसने लिखा कि लोक मार्ग, नदी या जलसरणी इनके बारे में कोई बात है, और मजिस्ट्रेट के समक्ष वो व्यक्ति उपस्थित हुआ है जो इस प्रकार की बाधा, न्यूसेंस या खतरा ये उत्पन्न कर रहा है, जिसके बारे में उसके पास सूचना है कि वो उत्पन्न कर रहा है, तो उससे ये पूछेगा वो कि क्या वह उस स्थान के संबंध में किसी लोक मार्ग के अस्तित्व का इनकार करता है। क्योंकि आपसे पहले भी कहा था कि 133 वन ए, इसमें कार्यवाही करने का हक मजिस्ट्रेट को तभी मिलेगा जब लोक मार्ग हो, नदी हो या जलसरणी हो या लोक स्थान हो, पब्लिक प्लेस। और पब्लिक प्लेस के मतलब यही निकले कि उस संबंध में अधिकार किसको मिला हुआ है, लोक को। अगर उस स्थान के संबंध में लोक को कोई हक ये नहीं मिला हुआ है तो उसे लोक स्थान, लोक मार्ग, नदी या जलसरणी कह ही नहीं सकते। और लोक की डेफिनेशन आपसे कहा था कि भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी इससे लेंगे, और लोक शब्द के अंतर्गत आपसे कहा था कि जनता या जनता का कोई वर्ग आता है। इसका मतलब यह हुआ कि मजिस्ट्रेट उससे यह पूछेगा कि लोक मार्ग या किसी लोक अधिकार, इसके अस्तित्व का इनकार करता है वो, अर्थात क्या वो ये कहना चाहता है कि इस नदी, जलसरणी, मार्ग अथवा स्थान के संबंध में लोक अर्थात जनता या जनता के किसी वर्ग को कोई हक हासिल ही नहीं है, क्या वो ये कहना चाहता है? अगर बात सीधे सीधे करें तो सीधे सीधे मजिस्ट्रेट उससे ये पूछेगा कि क्या वह इस नदी, जलसरणी आदि के संबंध में अपने किसी प्राइवेट अधिकार, इसके अस्तित्व में होने के संबंध में दावा करता है। यह मजिस्ट्रेट की पूछताछ का कुल जमा निष्कर्ष होगा। लेकिन लिखा जिस ढंग से गया है वो ये कि मजिस्ट्रेट उससे पूछेगा कि क्या वह स्थान, नदी, जलसरणी या मार्ग के संबंध में लोक अधिकार के अस्तित्व में होने से इनकार करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए इस व्यक्ति को अधिकार नहीं भी है, लेकिन अधिकार किसे, मिस्टर बी को, और मिस्टर बी आए नहीं, जनता को कोई हक या जनता के किसी वर्ग को कोई हक नहीं है, तो कार्यवाही यहां थोड़ी चलेगी। फिर तो कार्यवाही मिस्टर बी चलाएं और रेगुलर जो प्रोसीडिंग्स हैं
यानी सिविल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखें। और अगर मिस्टर बी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी है ही नहीं, तो कार्रवाई यहां आखिर क्यों चले, आखिर किस लिए चले, चलेगी नहीं। इसलिए प्रथमतः मजिस्ट्रेट क्या करेगा, लोक मार्ग के अस्तित्व का अवधारण करेगा और यह पूछेगा कि क्या वह लोक मार्ग के अस्तित्व का इनकार करता है, अर्थात वो ये कहता है कि लोक मार्ग अस्तित्व में, लोक मार्ग कह रहे लोक अधिकार अस्तित्व में है ही नहीं, क्या ये कहता है। और अगर मजिस्ट्रेट, ठीक है, अगर वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर लोक मार्ग के अस्तित्व से इनकार करता है, तो मजिस्ट्रेट इस तथ्य की जांच करेगा कि लोक मार्ग अस्तित्व में है या लोक मार्ग अस्तित्व में नहीं है। यानी प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया इस तथ्य का अवधारण इसी स्तर पर किया जाएगा। लेकिन कब, जब मामला सिर्फ 152 वन ए से संबंधित हो। अगर 152 वन ए से संबंधित नहीं है तो आपका 156 की कार्यवाही चलेगी ही नहीं, तब कार्यवाही सीधे 157 की चलेगी या पूर्व में 138 उसके अंतर्गत चलेगी। यहां पर 156 की कार्यवाही केवल तब जब मसला 152 वन ए से संबंध रखता है, अन्यथा नहीं। और अगर 152 वन ए से संबंधित है तो फिर लोक अधिकार के अस्तित्व में होने के तथ्य की जांच सबसे पहले मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। और अगर लोक मार्ग का अस्तित्व नहीं पाया जाता है तो जांच यहीं पर बंद हो जाएगी। और यहां पर लोक मार्ग के अस्तित्व में होने का जो अवधारण किया जाएगा वो प्रथम दृष्टया किया जाएगा, प्राइमा फेसी। किसी भी तथ्य का प्रथम दृष्टया अवधारण ये कब होता है और किस प्रकार किया जाता है। प्रथम दृष्टया अवधारण का मतलब यह होता है कि जो कोई शिकायत करता है, अगर उसकी बात को जस का तस मान लिया जाए तो क्या उसकी बात को स्वीकार किया जा सकता है। जैसे आप कहते हैं कि इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने चोरी की, ठीक है, इन्होंने बताया और इनका कोई साक्ष्य पत्रावली पर है ही नहीं, ठीक है, इनका कोई साक्ष्य पत्रावली पर है ही नहीं। यानी इनका कहना यह है कि मिस्टर ए ने हमें बताया कि बी ने चोरी की, ठीक है, मिस्टर ए ने बताया कि बी ने चोरी की और मिस्टर ए का 161 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई कथन अभिलिखित किया ही नहीं गया। इनका कहना है मिस्टर ए ने बताया, यानी इनका जो कुछ कहना है बी के द्वारा चोरी करने के संबंध में वो अनुश्रुत प्रकृति का साक्ष्य है, हियरस एविडेंस है। क्योंकि ये खुद कहते हैं कि हमें किसने बताया, ए ने, कि बी ने चोरी की और विवेचक ने मामले का अन्वेषण करते समय ए का कोई कथन 161 सीआरपीसी में अभिलिखित किया ही नहीं। और ये पिछली बार जब सीआरपीसी हमने आपको पढ़ाई थी तब हमने आपको बताया था कि जो कुछ विवेचना में संकलित होता है वो साक्ष्य नहीं है, ठीक है, वो साक्ष्य की डेफिनेशन में नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट साक्ष्य शब्द को डिफाइन करती है और साक्ष्य शब्द को डिफाइन करते हुए कहती है कि ऐसा लिखित या मौखिक कथन जो न्यायालय की अनुज्ञा से या न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर जांचाधीन विषय के संबंध में न्यायालय के समक्ष लिखित या मौखिक रूप में किया जाए। तो जिस समय अन्वेषण चल रहा है उस समय न्यायालय के समक्ष कौन से कथन हो रहे हैं
और चूंकि न्यायालय के समक्ष कोई कथन हुआ ही नहीं, इसलिए अन्वेषण में संकलित जितना भी साक्ष्य है, कायदे से तो उसे साक्ष्य कहना ही नहीं चाहिए, वो साक्ष्य ही नहीं। और अगर वो साक्ष्य होता, ये गलतफहमी आप में खूब रहती है, अगर वो साक्ष्य होता तो फिर दोबारा ट्रायल चलाकर और साक्षी बुलाकर साक्ष्य संकलित करने की या साक्ष्य को अंकित करने की जरूरत यही क्यों? ये दोहरकम क्यों? इससे यह साबित होता है कि वो साक्ष्य नहीं है। तो क्या अन्वेषण में जो कुछ विवेचक ने लिखा या जो कुछ संकलित हुआ वो किसी भी उद्देश्य या किसी भी पर्पस को संतुष्ट करने के लिए उपयोगी नहीं होता? क्या वो बिल्कुल बेकार है? सवाल फिर ये उठता है। तो फिर अन्वेषण क्यों? जब सब कुछ बेकार ही है तो अन्वेषण क्यों? क्योंकि आपसे जब पिछली बार सीआरपीसी हमने पढ़ाई थी तो हमने चर्चा की थी कि किसी न किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अब जिसके खिलाफ शिकायत है उसके संबंध में हमें सिर्फ दो विकल्प मिलना है, या तो हम उसका विचारण करें और या इसे भगा दें जिसने शिकायत दर्ज कराई। तीसरा विकल्प ही नहीं है। अब अगर हम विचारण का निर्णय लें तो अपराध का विचारण एक कठोर प्रक्रिया है। आप तारीख पे नहीं आएंगे, वारंट होगा, आप जेल जाएंगे। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो बेल मांगना आपका हक है, बेल पाना तो आपका हक नहीं है, अब आपको उठा के जेल भेजेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है, फिर हम ये निर्णय कर सकते हैं कि भाई जिसने शिकायत दर्ज कराई इसे भगा दो। भगा दिया तो उसकी शिकायत सच भी हो सकती है। अगर भगा दिया तो जिसके ऊपर उसने आरोप लगाया इसे अगला अपराध करने की, ठीक है, जो हिम्मत है ये मिलेगी। और अगर विचारण करना शुरू कर दें तो ये निर्दोष भी हो सकता है। इसलिए एक टेक्निक विकसित की गई, एक टेक्निक विकसित की गई कि चलिए इन्होंने शिकायत दर्ज कराई, इनकी शिकायत की जांच कर लेते हैं, इनकी शिकायत की ही पहले हम जांच कर लेते हैं, इस शिकायत में कुछ तत्व है या नहीं है, इसकी जांच कर लेते हैं। और इस जांच का जब पुलिस करेगी इसको तो अन्वेषण नाम देते हैं इसको। और जब न्यायालय स्वयं इसको करता है तो इसे इंक्वायरी या जांच नाम दिया जाता है। प्रथम दृष्टया हम सबसे पहले आप ही की जांच कर लेते हैं और आप शिकायत कर लेना। अब हमने पूछा कि आपको कैसे पता लगा चोरी हुई? आप कहते हैं मिस्टर ए ने हमें बताया, और मिस्टर ए का कोई बयान विवेचक ने अंकित नहीं किया, या अंकित किया मिस्टर ए कहते हैं हमें बताया ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ है कि अन्वेषण के दौरान कोई साक्ष्य इस ढंग का नहीं मिला जिसे विधिता ग्राह्य साक्ष्य कहा जा सके, क्योंकि यही तो मिला कि ये कहते हैं कि मिस्टर ए ने हमें बताया था। तो कायदा यह कहता है कि विवेचक को ही ये इस आशय की रिपोर्ट न्यायालय को भेजनी चाहिए जिसे पुलिस रिपोर्ट या सामान्य भाषा में फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, वो भेजनी चाहिए कि कोई अपराध नहीं हुआ। कायदा तो ये कहता है, लेकिन विवेचक मूर्ख था या अन्य किसी कारण से विवेचक ने इस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र यानी चार्जशीट प्रेषित कर दी। नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब कानून आपको नहीं आता तो पुलिस, उसे भी हो सकता ना आता हो, उसने तब भी उठा के भेज दी। तो आपको पिछली सीआरपीसी पढ़ाते समय बताया गया था कि विवेचना में जो कुछ संकलित होता है उसका उपयोग आरोप की विरचना और बेल का निर्णय, इन दो विषयों पर निर्णय लेने के लिए साक्ष्य के रूप में कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए एक मजबूरी है। बट विचारण कब से शुरू होगा? आरोप की विरचना के बाद। और आरोप की विरचना के बाद वो साक्ष्य आएगा जिसे सही अर्थों में इंडियन एविडेंस एक्ट की परिभाषा के मुताबिक साक्ष्य कहा जाएगा। तो आरोप विरचना करें या न करें, प्रश्न ये है।
तो फिर इस प्रश्न के उत्तर के लिए विवेचना में जो साक्ष्य संकलित होकर आता है उसी को साक्ष्य मान लेते हैं और उसके आधार पर आरोप की विरचना करते हैं, और यही स्थिति बेल की होती है। और यही कारण है कि जब आप कचहरियों में जाते हैं तो जैसे ही आप कहते हैं कि सर सारे साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं इसलिए हमें बेल दे दी जाए, तो तत्काल सरकार की ओर से जो वकील खड़े होते हैं उनकी ओर से ऑब्जेक्शन आता है कि सर पक्षद्रोही साक्षी पर सजा नहीं होगी, ये कहीं नहीं लिखा है, और साक्ष्य का मूल्यांकन जब अंतिम रूप से निर्णय होगा तब होगा। अभी इनकी बेल का पर जो विचार है वो विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर होगा, और आपकी बेल तब भी खारिज हो जाती है जब आपके सारे साक्षी पक्षद्रोही हो गए होते हैं, तब भी खारिज होती है। तो इन कारणों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा। तो विवेचना में जो साक्ष्य संकलित हुआ वो कहां देखा जाएगा, बेल देते समय या आरोप की विरचना के समय। इसके बाद मामले का निर्णय उसी साक्ष्य पर होगा जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक साक्ष्य कहा जाएगा। अब सवाल यह है कि जो कुछ सामने रखा है आरोप की विरचना के समय यही तो देखा जाएगा, क्या इतना साक्ष्य है कि हम विचारण करने के लिए आरोप की विरचना करें, क्योंकि विचारण कब हम शुरू करेंगे, जब आरोप की विरचना करें, और जब आरोप की विरचना करने के लिए हम मन बनाएंगे तो हमें साक्ष्य चाहिए। इसी के लिए तो हमने इन्वेस्टिगेशन कराया कि साहब जो है ये देखें कि विचारण करें भी या विचारण न करें, इसी के लिए तो कराया। अब हमारे सामने जो कुछ रखा है उसे जब हम एनालाइज करते हैं तो हम ये पाते हैं कि विवेचक ने जो साक्ष्य संकलित किया अन्वेषण में, वो साक्ष्य ये कहता है कि इंफॉर्मेंट को चोरी के संबंध में जो इंफॉर्मेशन दी थी वो मिस्टर ए ने दी थी। इंफॉर्मेंट ने अपने आंखों से कुछ भी नहीं देखा था, इंफॉर्मेंट को कुछ नहीं मालूम है चोरी के बारे में, उसे तो मिस्टर ए ने बताया था, और या तो मिस्टर ए का कोई बयान है नहीं केस डायरी में, और या फिर अगर है भी तो मिस्टर ए ये कहते हैं कि हमने कोई बात नहीं बताई थी। अब सवाल यह है कि अगर हम विचारण चलाएं तो हम आखिर क्या हासिल करेंगे सिवाय वक्त की बर्बादी के, क्योंकि हम इन्हें बुलाएंगे, यानी इंफॉर्मेंट को बुलाएंगे। इंफॉर्मेंट जो लिखा है वही तो बताएगा, वो ये बताएगा कि हमें मिस्टर ए ने बताया था। तो इंफॉर्मेंट का जो एविडेंस है चोरी के संबंध में कैसा हुआ, हियरस, अनुश्रुत श्रेणी का, और जब अनुश्रुत हो गया तो ओरल एविडेंस के तौर पर ग्राह्य नहीं है साक्ष्य के नियमों के मुताबिक। और अगर हम मिस्टर ए को बुला भी लें तो मिस्टर ए या तो ये कहेंगे हमने कुछ बताया ही नहीं था, और या मिस्टर ए ये कहेंगे कि मेरा कोई बयान दिया ही नहीं गया। तो इस लेवल पर कोई साक्ष्य प्रथम दृष्टया ही नहीं है, यहां पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य है ही नहीं। अगर ये कहें कि हमने चोरी खुद करते देखा, अब यह भी हो सकता है ये झूठे हो, लेकिन अब प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, अब विचारण चलना चाहिए। अब विचारण में बुलाएंगे हम अपोजिट काउंसिल को, और वो आकर ये तय करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन से कि क्या वाकई इन्होंने चोरी को देखा था होते या नहीं देखा था। लेकिन प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, कम से कम इतना तो है, विचारण चले इतनी जरूरत यह है, और आरोप की विरचना कर दी जाएगी। अब साक्षी आहूत होंगे, यानी प्रथम दृष्टया किसी तथ्य के अस्तित्व में होने के संबंध में जो निर्णय है वो इस आधार पर लिया जाता है कि तथ्य के अस्तित्व में होने की बात जो कह रहा है उसकी बात आउटराइट रिजेक्ट करने लायक ये तो नहीं है। अगर वो बात आउटराइट रिजेक्ट करने लायक है तो प्रथम दृष्टया ही साक्ष्य नहीं है, ऐसा
माना जाता है और कार्यवाही वहीं खत्म कर दी जाती है। यही 156। अब आपने ये भी सब बातें कहानी की तरह सुनी है, मुझे मालूम है, सारी बातें कहानी की तरह सुनी है। अब 156 इस स्टेज पर जो मजिस्ट्रेट है वो यही आपसे पूछेगा कि क्या आप लोक अधिकार के अस्तित्व में होने का इनकार करते हो? अब या तो आप हां करोगे या ना करोगे। अगर आप कहते हो कि लोक अधिकार अस्तित्व में नहीं है तो आप किसी आधार पर कहोगे ना ये बात। आप कोई बैनामा दिखाओगे कि साहब ये मार्ग का बैनामा मेरे नाम है। अब ये भी हो सकता है कि हमने तुम्हें लाल इमली चौराहा बेच दिया हो, तो हम लाल इमली चौराहा के मालिक तो नहीं है, और जब मालिक ही नहीं है तो हमने तुम्हें बेच भी दिया, इससे तुम्हें मिला क्या? तुम्हें भी जेल जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन लाल इमली चौराहा तो तुम्हें नहीं मिलेगा, वो तो नहीं ही मिलेगा। लेकिन फिर भी ये बैनामा है, ये प्रथम दृष्टया इस बात का साक्ष्य है कि इसका अधिकार हो भी सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट महोदय तो हो सकता है चंदौली के रहने वाले हों, उन्हें क्या मालूम कि लाल इमली चौराहा क्या चीज है? भाई वो तो कहीं और के रहने वाले होंगे, यहां के लोगों को मालूम है कि लाल इमली चौराहा सरकार की संपत्ति है। लेकिन मजिस्ट्रेट महोदय हो सकता है आंध्र प्रदेश के हों, क्योंकि अनुच्छेद 15 और 16 के मुताबिक, सॉरी 15 कह रहे हैं, अनुच्छेद 16 के मुताबिक कोई भी भारत का नागरिक किसी भी जगह पर नौकरी कर सकता है। उन्हें क्या मालूम? बैनामा है तो प्रथम दृष्टया यह साबित है कि यह हो भी सकता है कि लोक अधिकार का अस्तित्व न हो। ठीक है ना? अब 157 की कार्यवाही की जरूरत है और अब मजिस्ट्रेट आगे 157 की कार्यवाही करेगा। लेकिन जो बैनामा आप दे रहे हो वो रफ कॉपी पे लिखा हुआ है, प्लेट कैपिटल कॉपी पे, तो ये तो पहली नजर में रिजेक्ट करने लायक है। ठीक है ना? तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपने दावे के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। आपने इनकार जरूर किया लोक अधिकार के अस्तित्व से। भाई दो ही विकल्प थे आपके पास, या तो आप लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार मत करो, तब तो कार्यवाही आगे चली पड़ेगी, क्योंकि आप लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करते ही नहीं है। ठीक है? तब तो कार्यवाही अगली चलनी है 157 की। और अगर आप लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करते हो तब बात यह आएगी कि आपसे कहा जाएगा कि आप जो लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार कर रहे हो इसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करो। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप साक्ष्य प्रस्तुत करोगे या नहीं करोगे। अगर नहीं किया तो भी बात खत्म हो गई, 157 की कार्यवाही चल पड़ेगी। अब प्रस्तुत किया, अब फिर दो बातें हो सकती हैं। एक, आपके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रथम दृष्टया ही रिजेक्ट करने लायक है, क्योंकि उस साक्ष्य में कुछ ऐसा अंतर्निहित, ठीक है, डिमेरिट है, कुछ ऐसी अंतर्निहित कमी है जिसकी वजह से वो ठीक दिखाई नहीं देता। जैसे बैनामा है लेकिन रफ कॉपी पे लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं हो सकता। ठीक है? आप बताते हो 2017 में बैनामा कराया था, स्टैंप लगाया 2024 का, कैसे हो सकता है? ठीक है? उसी में कुछ ऐसा अंतर्निहित है जिसकी वजह से आपके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं दिखाई देता। अब भी 157 की कार्यवाही होगी क्योंकि आप विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। आपने विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया लोक अधिकार के अस्तित्व के संबंध में। लोक अधिकार के अस्तित्व के संबंध में, यानी आपने लोक अधिकार के अस्तित्व में न होने के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया। आपने बैनामा प्रस्तुत किया है, वो बैनामा यह बताता है कि ये लोक स्थान, लोक मार्ग, ये आपकी संपत्ति है, या कोई डिग्री उसने पेश कर दी, या अन्य किसी ढंग से उसने अपना सुखाधिकार, ठीक है ना, नदी या जलसरणी के संबंध में सिद्ध कर दिया है, और वो एविडेंस क्रेडिबल है, यानी देखने से वो प्रथम दृष्टया एकदम ठीक दिखाई देता है।
तो अब कार्यवाही यहीं रोक दी जाएगी, कार्यवाही आगे नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि अधिकारों के अस्तित्व के संबंध में एक बार प्रथम दृष्टया सबूत मिल जाने के बाद वे, अब यह भी हो सकता है कि जो बैनामा तुम दिखा रहे हो ये फोर्ज हो, क्योंकि वो लाल इमली चौराहा को बेचने के संबंध में है, जिसको बेचने का कोई हक विक्रेता को था ही नहीं। ठीक है ना? यह भी हो सकता है कि उसमें अटेस्टेशन की कमी हो। हम लोगों ने टीपीए पढ़ा था, विक्रय की संविदा 2 अनुप्रमाणक साक्षियों की उपस्थिति में होनी चाहिए। अटेस्टेशन होगा कब, यह भी लिखा है टीपीए में। अटेस्टेशन की प्रक्रिया क्या है, यह भी लिखा है। तो यह हो सकता है कि यह बैनामा टीपीए की अपेक्षाओं के अनुरूप न हो, और टीपीए की अपेक्षाओं के अनुरूप न होने की दशा में इस बैनामे से क्रेता को कोई हक हासिल नहीं होगा। लेकिन अब क्रेता का हक है या नहीं, इसका निर्णय सिविल कोर्ट से होना चाहिए। क्यों? यह अब संपत्ति के संबंध में प्रश्न आ गया, और संपत्ति के संबंध में चूंकि प्रश्न आ गया और प्रथम दृष्टया विश्वसनीय साक्ष्य अधिकार के पक्ष में उपलब्ध है। प्रथम दृष्टया बैनामा है। अब अधिकतम यही हो सकता है ना बैनामा फोर्ज हो, तो बैनामे के फोर्ज होने के तथ्य की जांच या बैनामे के फोर्ज होने के तथ्य पर न्याय निर्णयन ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट को जुडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर नहीं है। और यह कार्यवाही किसके समक्ष चल रही? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय धारा 6 के मुताबिक कौन सा है? क्रिमिनल कोर्ट। इसलिए अब यह कार्यवाही यहां नहीं चलेगी और आगे 157 की कार्यवाही नहीं होगी। यानी 156 या पूर्व की धारा 137, इसके अंतर्गत इस व्यक्ति को एक अवसर दिया जाएगा कि ये दावा करे कि वो लोकमार्ग के अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है या नहीं, और अगर वो इनकार करता है तो उसे विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी। और अगर वो विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है, विश्वसनीय साक्ष्य यानी प्रथम दृष्टया विश्वसनीय साक्ष्य, प्रथम दृष्टया शब्द नहीं लिखे यहां, प्रथम दृष्टया शब्द नहीं लिखे, लेकिन माना प्रथम दृष्टया जाएगा, प्रथम दृष्टया विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है तो फिर कार्यवाही रोक दी जाएगी। फिर मामला सिविल कोर्ट वहां से डिसाइड होगा, और उसके बाद लोक मार्ग, नदी या जलसरणी इसमें बाधा उत्पन्न करने से जिन लोगों को खतरा, न्यूसेंस या क्षोभ हो रहा है उन्हें राहत मिल सकेगी। हां, अगर वो लोक मार्ग या लोक अधिकार इसके अस्तित्व से इनकार करता ही नहीं, या इनकार करता है किंतु विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दे पाता, तो फिर अगली कार्यवाही अंतर्गत धारा 157 चलेगी। और फिर हो सकता है कि साक्ष्य लेने के उपरांत मजिस्ट्रेट वो जो कंडीशनल ऑर्डर उसने पारित किया था 152 में, उसको अंतिम कर दे उसी रूप में जिस रूप में उसने पारित किया था, या फिर अगर साक्ष्य आने के बाद उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता लगती है तो उस आदेश को परिवर्तित करके अंतिम कर दे। ठीक है ना? लेकिन यह बात केवल 152(1) के संबंध में, 152(b) से लेकर जो शेष 5 दशाएं हैं उनके संबंध में इस प्रकार का प्रश्न मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं किया जाएगा। और कानून में हक आपको एक बार मिलता है, इस व्यक्ति से एक बार पूछा जाएगा कि क्या यह लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है। अगर इसी स्टेज पर इसने इनकार नहीं किया और साक्ष्य देने की प्रस्थापना नहीं की और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं की, तो आगे की कार्यवाहियों में इसे लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार नहीं करने दिया जाएगा। आगे की कार्यवाहियां यानी जब धारा 157 में कार्यवाही चलने लगेगी तो फिर लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करने का कोई मौका इसे नहीं मिलेगा। और फिर 157 की कार्यवाही तो 6 दशाओं के संबंध में उसी प्रकार से चलेगी जिस प्रकार से वो 152(1) के संबंध में चलेगी, वहां कोई अंतर नहीं है। ये फर्क केवल 152(1) के संबंध में है कि 157 की कार्यवाही अलग से की जाएगी।
क्योंकि मामला लोकमार्ग नदी या जलसरणी का है। ठीक है ना। अब देख लें, कहता है 157 के अनुसार कार्यवाही करेगा, सॉरी पहले उस बात की जांच करेगा और फिर सबसेक्शन 2 क्या कहता है, यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है, यानी वो लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार भी करता है और ये मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर है कि कोई विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद है, तो वह कार्रवाई को तब तक के लिए रोक देगा जब तक ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता। यानी कार्रवाई रोक देगा, खत्म नहीं होगी। सिविल कोर्ट जाइए आप लोग, वहां से सक्षम न्यायालय कौन सा है, सिविल कोर्ट। क्यों? क्योंकि संपत्ति संबंधी प्रश्न है, और जब संपत्ति संबंधी प्रश्न है तो वहीं से डिसाइड होगा। ठीक है ना। या तो वहां से डिसाइड करा के लाइए, वो कह देंगे लोकमार्ग, ठीक है, इसका अस्तित्व तो नहीं है, तो ये कार्रवाई खंडित हो जाएगी। वो कहेंगे लोकमार्ग का अस्तित्व तो है, तो कार्रवाई आगे चलने लगेगी। ठीक है ना। विनिश्चित नहीं कर दिया जाता, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, तो धारा 157 के अनुसार कार्रवाई करेगा। यानी आप या तो इनकार ही नहीं करते लोकमार्ग के अधिकार, लोक अधिकार के अस्तित्व से, या तो इनकार ही नहीं करते, और या करते हैं तो विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दे पाते, तो फिर 157 के मुताबिक कार्रवाई करेगा ही करेगा। 157(3) कहता मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 1 के अधीन प्रश्न किए जाने पर जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार नहीं करता है या ऐसा इनकार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है, उसे पश्चातवर्ती कार्रवाइयों में ऐसा कोई इनकार नहीं करने दिया जाएगा। एक बार मौका मिलेगा आपको, उसी समय जो कुछ करना है करिए, और नहीं करेंगे आप तो फिर शेष मामलों में आपको कोई कार्रवाई करने का हक, ठीक है, मतलब दोबारा लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करने का हक नहीं मिलेगा।